आज के लेक्चर में हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, सॉइल इंजीनियरिंग। तो इसमें हम आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये समझेंगे कि सॉइल होती क्या है। ठीक है, तो सॉइल को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग टाइप से डिफाइन किया जाता है। जैसे कि अगर आम बोलचाल की भाषा में देखें तो सॉइल क्या होती है, सिंपल सी बात है, अर्थ सरफेस के ऊपर की ऐसी परत जिसमें कि कंकड़, पत्थर, बोल्डर्स और ये सारी चीज़ें पाई जाती है। उसी तरीके से एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें हम तो उसके अंदर अर्थ सरफेस के ऊपर की वह सतह जो कि प्लांट्स को यानी कि पौधों को, पेड़ पौधों को सपोर्ट देने का काम करती है, वो कहलाती है सॉइल। उसी तरीके से सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर बात करें तो उसकी डेफिनेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनती है। वो डेफिनेशन होती है, सॉइल इज़ द सेडिमेंट्स और अदर अनकंसोलिडेटेड accumulation of solid particles produced by physical and chemical disintegration of rock। मतलब कि सॉइल क्या होती है, चट्टानों के डिसइंटीग्रेशन से यानी कि टूटने बिखरने से जो सॉलिड पार्टिकल्स बनते हैं जो कि अनकंसोलिडेटेड होते हैं, मतलब कि वो प्रॉपर तरीके से कॉम्पैक्टेड नहीं होते, दबे हुए नहीं होते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में जो सॉइल बनती है वो काफ़ी लूज स्टेट में होती है, बाद में उसका कॉम्पैक्शन या कंसोलिडेशन होता है। तो मतलब कि चट्टानों के टूटने बिखरने से बनने वाले ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स जो कि अर्थ सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, उनको हम सिविल इंजीनियरिंग की भाषा में सॉइल कहते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि सॉइल का जो ओरिजिन है, मतलब कि सॉइल की जो उत्पत्ति होती है वो किस टाइप से होती है। तो ये जो सॉइल का जो प्रोसीजर है सॉइल के बनने का, वो काफ़ी लंबा प्रोसीजर है जिसको कि हम बोलते हैं जियोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, या फिर जियोलॉजिकल साइकिल। इस जियोलॉजिकल साइकिल में काफ़ी सारे स्टेजेस आते हैं, तो उन स्टेजेस को हम एक के बाद एक करके बात करते हैं। तो इस साइकिल के अंदर जो हमारी स्टेजेस आती है वो मेनली 4 स्टेजेस आती है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले आता है उसमें वेदरिंग यानी कि इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन एंड अपहीवल। ठीक है, ये 4 स्टेजेस आती है। ये रिपीटेडली आगे से आगे कंटिन्यूसली साइकिल चलती जाती है जिससे कि सॉइल का उत्पत्ति होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें वेदरिंग की, वेदरिंग को जो है वो हम अपक्षय भी बोल सकते हैं या फिर इरोजन यानी कि कटाव भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सॉइल जो है वो बड़ी बड़ी चट्टानों से उनके जो कण होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल, वो टूटना शुरू हो जाते हैं। उससे जो है वो ये हमारा प्रोसीजर स्टार्ट होता है। अब जो वेदरिंग होती है, वेदरिंग किस कारण से होती है? तो उसके लिए जो है वो 2 कारण जिम्मेदार होते हैं, फिजिकल रीजंस और केमिकल रीजंस। ठीक है, फिजिकल फैक्टर और केमिकल फैक्टर 2 टाइप के फैक्टर होते हैं जिनके कारण जो हार्ड रॉक्स होती है उनकी क्या होती है, वेदरिंग होती है, यानी कि अपक्षय होता है, उनका टूटने बिखरने का प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले अगर हम फिजिकल फैक्टर्स की बात करें कि ऐसे कौन कौन से फिजिकल फैक्टर्स है जिनके कारण जो चट्टानें हैं वो टूटती है, तो सबसे पहला इसके अंदर कारण आता है टेम्परेचर का वेरिएशन, मतलब कि तापमान का परिवर्तन। तापमान का परिवर्तन के अंदर क्या होता है कि टेम्परेचर वेरिएशन होने से जो चट्टानें होती है उनके अंदर फैलाव और सिकुड़न होती है, यानी कि एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर दरारें आ जाती है और वो अलग अलग टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसका डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है। उसी तरीके से दूसरा जो पॉइंट आता है इसके अंदर वो आता है इम्पैक्ट एंड अब्रेसिव एक्शन ऑफ वाटर, आइस एंड विंड। मतलब कि पानी, बर्फ और हवा का चट्टानों के साथ रगड़ खाना, उनके ऊपर टकराना, उस वजह से क्या होता है, चट्टानें टूटती और बिखरती है। उसी तरीके से तीसरा टॉपिक इसमें आता है स्प्लिटिंग एक्शन ऑफ आइस। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रीज़न है। स्प्लिटिंग एक्शन ऑफ आइस क्या होता है कि जो हमारी चट्टानें होती है उन चट्टानों के अंदर जो वॉइड्स होते हैं, मतलब कि खाली जगह होता है, जो रिक्तियाँ होती है, उनमें पानी पाया जाता है और टेम्परेचर के कम होने के कारण अगर वो पानी बर्फ़ के अंदर कन्वर्ट हो जाए, यानी कि वो पानी अगर जम जाता है, तो हमको ये पता है कि पानी का जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है किसके कंपैरिजन में, बर्फ़ के कंपैरिजन में। अगर किसी पानी को जमा दिया जाए तो उसकी वजह से वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो क्या हो रहा है, चट्टानों के अंदर जो उपस्थित पानी है वो अगर जम जाता है तो उस वजह से क्या होगा कि उसका वॉल्यूम बढ़ेगा और वो फैलेगा। उस वजह से जो है वो चट्टानों के अंदर क्रैक्स आने की संभावना रहती है। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है स्प्लिटिंग एक्शन ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट। कई बार हमने देखा है कि चट्टानों के अंदर, पहाड़ों पर
जो पेड़ पौधे उग जाते हैं तो उनकी जो जड़ों का फैलाव होता है, उनकी जड़ों के फैलाव के कारण भी चट्टानों के अंदर दरारें आ जाती है। तो ये सारे हमारे थे फिजिकल फैक्टर्स जो कि वेदरिंग के लिए यानी कि अपक्षय के लिए जिम्मेदार होते हैं। उसी तरह से अगर हम केमिकल फैक्टर्स की बात करें तो उसके अंदर कुछ नाम आते हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन आता है, कार्टोनेशन आता है, हाइड्रेशन आता है, हाइड्रोलिसिस आता है। ठीक है, तो ये मेनली क्या होते हैं इनमें हमको ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना डीप हमसे नहीं पूछा जाएगा। फिर भी अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन को हम हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है कि जब ऑक्सीजन के आयन्स होते हैं वो सॉइल के चट्टानों के अंदर उपस्थित मिनरल्स से जब कंबाइन होते हैं तो उस वजह से उस प्रोसीजर को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। उसके बाद आता है कार्टोनेशन। तो कार्टोनेशन क्या होता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पानी के साथ मिलकर और कार्बोनिक एसिड को बनाती है और वो जो कार्बोनिक एसिड होता है वो चट्टानों के साथ रिएक्ट करके और उसके अंदर डिसइंटीग्रेशन का जिम्मेदार होता है। उसके बाद आता है हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन को बोलते हैं हम जल योजन, मतलब कि चट्टानों के साथ जब पानी कांटेक्ट में आता है तो उसकी वजह से जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है उसको बोलते हैं हम हाइड्रेशन। फिर आता है हाइड्रोलिसिस। और इस तरीके से ये जो 4 पॉइंट थे वो थे हमारे केमिकल कैरेक्टर्स जो कि डिसइंटीग्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बाद ये जो प्रोसीजर था ये सारा था वेदरिंग का, मतलब कि जिसमें खाली चट्टानें आपस टूटती है, टूटने का काम होता है, बड़ी बड़ी चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने का काम करती है। इसके बाद जो सेकंड प्रोसेस आता है वो आता है ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या होता है कि जो बड़े बड़े चट्टानों से जो डिसइंटीग्रेट होकर छोटे छोटे टुकड़े बने हैं वो उनका ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है, तो उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं वो मेनली जो होते हैं वो वाटर और विंड होता है। ठीक है, पानी और हवा, उसी के साथ साथ आइस भी होता है। तो इस पॉइंट को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि इस ट्रांसपोर्टेशन के आधार पर सॉइल जो होती है वो 2 टाइप से क्लासीफाई हम उसको करते हैं। एक जो सॉइल होती है वो होती है रेजिडुअल सॉइल। ठीक है, और एक होती है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। मतलब कि रेजिडुअल सॉइल क्या होती है कि अगर कोई भी सॉइल जहाँ पर बनी है वहीं पर पाई जाती है तो वो कहलाती है रेजिडुअल सॉइल, यानी कि उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ है। जिस जगह पर उसकी टूट फूट होकर, चट्टानों की टूट फूट होकर वो बनी है सॉइल, उसी जगह अगर वो पाई जाती है तो वो कहलाती है रेजिडुअल सॉइल। और अगर कोई सॉइल टूट फूट होकर और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर बिछाई गई है तो उसको बोलेंगे हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो हम यहाँ बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए 2 या 3 फैक्टर जिम्मेदार होते हैं और इनको हम जो क्लासीफाई करते हैं, इस आधार पर सॉइल को जो क्लासीफाई करते हैं उसमें आती है वाटर फॉर्म्ड सॉइल्स, यानी कि पानी द्वारा बहाकर लाई गई मृदा। फिर आती है ग्लेशियल सॉइल, यानी कि बर्फ़ के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा। फिर आती है विंड ब्लोन सॉइल, यानी कि हवा के साथ उड़ाकर लाई गई मृदा। फिर आती है कॉलुवियल सॉइल। तो कॉलुवियल सॉइल क्या होती है कि ग्रेविटेशन के कारण अगर कोई सॉइल ट्रांसपोर्ट होती है, अब ये टाइप की सॉइल कहाँ होगी तो ये जनरली चट्टानों के पहाड़ी क्षेत्रों के निचले इलाकों में पाई जाती है। क्योंकि क्या होता है कि पहाड़ों से चट्टानें टूट फूट होकर और ग्रेविटी के कारण लुढ़क कर नीचे आती है और उस जगह पर जो सॉइल पाई जाती है वो कहलाती है कॉलुवियल सॉइल। फिर आता है क्यूमुलस सॉइल। तो क्यूमुलस सॉइल क्या होती है कि ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं पृथ्वी सतह के ऊपर, पेड़ पौधे की पत्तियां और जितने भी ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं उनके सड़ने गलने से जो मटेरियल बनता है वो भी सॉइल के अंदर काउंट होता है। तो इस टाइप का जो पदार्थ होते हैं ऑर्गेनिक, वो सारे क्यूमुलस सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। तो ये था हमारा सेकंड प्रोसीजर जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन आता है। फिर उसके बाद जो तीसरा फैक्टर आता है वो आता है डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब क्या होता है, सॉइल का किसी भी जगह पर ले जाकर उसका जमना, उसको जमाना। ठीक है, तो वो कहलाता है डिपोजिशन। फिर उसके बाद चौथा जो प्रोसीजर आता है वो आता है अपहीवल, यानी कि उथल पुथल। तो क्या होता है कि पृथ्वी सतह के अंदर जो सिस्मिक वेरिएशंस होते हैं, भूकंप के कारण जो उथल पुथल होती है, उस वजह से क्या होता है कि नई नई चट्टानें पृथ्वी सतह पर आती रहती है और उस वजह से जो है वो वापस से ये प्रोसेस चालू हो जाता है। उसको बोलते हैं अपन
अपहीवल। तो यहाँ पर हम अगर बात करें तो कौन कौन से टॉपिक हमने 4 फैक्टर्स पढ़े, तो सबसे पहले आता है वेदरिंग, ठीक है, उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, उसके बाद आता है डिपोजिशन और उसके बाद आता है अपहीवल, ठीक है। ये जो 4 फैक्टर्स होते हैं ये हमारी सॉइल के ओरिजिन के लिए यानी कि उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं। एक के बाद एक प्रोसेस चलता जाता है और उसके बाद अपहीवल के बाद वापस से यही प्रोसीजर शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं हम जियोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। इस जियोलॉजिकल साइकिल के कारण पृथ्वी के ऊपर मृदा का निर्माण होता है। अब इसके बाद हम सॉइल के अंदर आने वाली कुछ डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है वो वेरियस इंटर रिलेशनशिप्स के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है 3 फेज डायग्राम। 3 फेज डायग्राम को समझने के लिए हम क्या करेंगे कि जो कोई भी एक सॉइल का सैंपल होता है तो उस सॉइल के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। एक तो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, एक आता है वाटर और एक होती है एयर, ठीक है। इन तीनों चीज़ों से मिलकर जो है वो सॉइल का कंपोजिशन होता है। अब हम बात करें कि सॉइल को स्टडी करते वक्त सॉइल के अंदर कितनी मात्रा में कौन सी चीज़ है, उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि 3 फेज डायग्राम बनाते हैं, जिसके अंदर सॉइल में उपस्थित हवा, पानी और सॉलिड पार्टिकल्स को अलग अलग लेयर्स में अलग अलग क्वांटिटी में शो किया जाता है। कैसे किया जाता है, तो ये कोई हमारा एक सॉइल का पार्टिकल है, एक सॉइल मास है जिसके अंदर सॉइल के पार्टिकल भी है, एयर भी है और वाटर भी है। अब इसको हमको देख के पता नहीं चल रहा है कि इसमें कितनी मात्रा में कौन सी चीज़ है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक 3 फेज डायग्राम शो करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले सॉइल के सॉलिड्स आ जाएंगे, सॉइल सॉलिड, ठीक है, मृदा के कण। उसके बाद अगर उसमें पानी है तो वो पानी आ जाएगा और उसके बाद जो है वो उसमें एयर आ जाएगी और ये जो है वो वाटर है। तो ये कहलाता है 3 फेज डायग्राम, ठीक है। अब हम बात करें इसको किस टाइप से समझेंगे, तो एक्सप्लेनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये जो है वो ये हमारे पूरी सॉइल का वॉल्यूम होगा और इधर अगर हम बात करें तो ये हमारी पूरी सॉइल का वेट होगा, वजन, ठीक है। अब इनके अंदर भी वापस से हम क्लासीफाई करते हैं, तो ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है, मृदा कणों का वॉल्यूम। उसी के बाद ये क्या होगा, तो ये होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर और ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। उसी तरीके से ये क्या होगा, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, ये क्या होगा, वेट ऑफ वाटर और ये क्या होगा, वेट ऑफ एयर, जो कि 0 होता है, ठीक है। तो ये इस टाइप से अगर हम सॉइल को एक्सप्लेन करें या फिर रिप्रेजेंट करें तो वो कहलाता है 3 फेज डायग्राम। अब हम देखते हैं कि इसी 3 फेज डायग्राम से रिलेटेड सॉइल जो होती है वो 2-3 टाइप की होती है। जैसे कि सबसे पहली अगर हम सॉइल की टाइप की बात करें तो वो आती है फुली सैचुरेटेड सॉइल, यानी कि उसको बोलेंगे पूर्ण संतृप्त मृदा, ठीक है। उसके बाद आएगा पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, जिसको कि हम आंशिक संतृप्त मृदा भी बोलेंगे। और उसके बाद हो सकती है ड्राई सॉइल, ठीक है, शुष्क मृदा। ये 3 टाइप की जो सॉइल है वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल की, यानी कि आंशिक संतृप्त मृदा। अब संतृप्त होने का मतलब क्या है, पानी का उसके अंदर होना, ठीक है। अगर किसी सॉइल के अंदर पूर्णतया पानी है, ठीक है, एयर बिल्कुल भी नहीं है, तो वो कहलाएगी पूर्ण संतृप्त मृदा। फिर उसके बाद अगर कोई सॉइल ऐसी है जिसके अंदर सॉइल के पार्टिकल्स तो है ये, उसी के साथ साथ पानी भी है और कुछ मात्रा में एयर भी है, तो वो आंशिक संतृप्त मृदा कहलाएगी।
और ऐसी सॉइल जिसके अंदर जो है वो बिल्कुल भी वाटर यानी कि पानी का कोई भी कण नहीं है, खाली एयर और सॉइल है सॉलिड, तो वो कहलाएगी शुष्क मृदा। तो अगर हम इन तीनों का 3 फेज डायग्राम बनाएं तो क्या होगा, पार्शियली सैचुरेटेड जो सॉइल होती है यानी कि आंशिक संतृप्त मृदा, उसके अंदर क्या क्या होगा, एक एयर होगी, एक वाटर होगा और एक सॉइल सॉलिड होगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का जो 3 फेज डायग्राम होता है उसमें कितने मतलब कि कंपोनेंट्स आते हैं। तो 3 कंपोनेंट आएंगे, एयर आएगा, सॉइल सॉलिड आएगा और वाटर आएगा। ये सॉइल सॉलिड आ गए हमारे, ये वाटर आ गया और ये एयर आ गई, ठीक है। तो इनके वापस से इधर वॉल्यूम और इनके वेट को डिनोट करेंगे। तो ये होता है हमारा टोटल वॉल्यूम, ये होता है वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ये होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये होगा वॉल्यूम ऑफ एयर। उसी तरीके से इधर बात करें हम तो ये होगा टोटल वेट ऑफ सॉइल, ठीक है। उसके अंदर ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, ये हो जाएगा वेट ऑफ वाटर और ये हो जाएगा वेट ऑफ एयर, ठीक है। अब यहाँ पर एक नाम और आता है वॉइड्स, यानी कि रिक्तियाँ बोलते हैं उनको, ठीक है। तो रिक्तियों का मतलब क्या होता है कि सॉइल के अंदर पानी और हवा की जो क्वांटिटी होती है, जितना उनका प्रेजेंस होता है उसके अंदर, उनको बोलते हैं हम वॉइड्स, यानी कि सॉइल पार्टिकल्स के अलावा जो खाली स्थान है जहाँ पर कि या तो हवा हो सकती है या फिर वाटर हो सकता है, उसको हम बोलते हैं वॉइड्स। तो यहाँ पर हवा और पानी इतने हैं, तो इसको हम इतने इतने पार्ट को वॉल्यूम ऑफ वॉइड भी तो बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। उसी तरीके से इतना वाला जो इधर का हिस्सा है उसको हम वेट ऑफ वॉइड्स भी तो बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा 3 फेज डायग्राम, किसके लिए, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए। उसके बाद अगर हम फुली सैचुरेटेड सॉइल की बात करें तो फुली सैचुरेटेड सॉइल जो होती है उसके अंदर एयर जो है वो 0 होगी, जितने भी वॉइड्स है उनमें क्या भरा होगा, पानी भरा होगा। तो इसका हम अगर 3 फेज डायग्राम बनाएं तो वो किस टाइप से बनेगा, ये हमारे सॉइल सॉलिड्स है और पूरे में वाटर भरा हुआ है, तो वो कहलाएगी फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। तो यहाँ पर हम इसकी बात करें, ये हमारा टोटल वॉल्यूम हो गया, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर और ये पूरा हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स विच इज़ इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। और अगर वेट की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा वेट ऑफ सॉइल, ये हो जाएगा वेट ऑफ वाटर और ये ही इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ वॉइड्स भी, ठीक है, क्योंकि वॉइड्स में खाली पानी ही है, तो जो पानी का भार होगा वही हमारे वॉइड्स का भी भार हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं ड्राई सॉइल की। तो शुष्क मृदा जो होगी उसके अंदर पानी की उपस्थिति 0 होगी, तो उसका 3 फेज डायग्राम कैसे बनेगा, उसमें भी खाली 2 कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा सॉइल सॉलिड और एक आएगा एयर, क्योंकि पानी नहीं है। इसके बाद ये हो जाएगा हमारा पूरा वेट ऑफ सॉइल, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें से आ जाएगा ये वेट ऑफ एयर, सॉरी वॉल्यूम लगाते हैं इधर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड और उसी तरीके से इधर वेट को डिनोट कर देंगे। तो ये होते हैं हमारे 3 फेज डायग्राम। इसके बाद अगली परिभाषा आती है वाटर कंटेंट की, जिसको कि हम मॉइस्चर कंटेंट भी बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, अब जितने भी फॉर्मूले आएंगे, डेफिनेशन आएंगे, उनके खाली फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और जितना हो सके उनको इंग्लिश में याद करने की कोशिश करना आसान होता है। तो वाटर कंटेंट जो होता है उसका सिंपल सा मतलब ये है कि किसी भी सॉइल के अंदर कितनी प्रतिशत यानी कि कितनी मात्रा में पानी उपस्थित है, ठीक है। तो इसको हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं और इसका जो सूत्र बनता है वो बनता है वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इनटू 100,
ठीक है, प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है इसको। इसका सूत्र क्या होता है, वेट ऑफ वाटर, मतलब कि किसी भी सॉइल के सैंपल में कितना भार पानी का है डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, यानी कि उसके अंदर कितना भार मृदा के कणों का है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम अगर इसको समझें, कोई एक मृदा है 100 ग्राम की, ठीक है, उस 100 ग्राम मृदा के अंदर मान लीजिए पूर्ण संतृप्त मृदा है, एयर 0 है और एयर का वजन तो कुछ होता ही नहीं है, तो मान लीजिए इस 100 ग्राम मृदा में से 20 ग्राम जो है वो पानी है, ठीक है, वाटर है, और बाकी का जो 80 ग्राम है वो है सॉइल के सॉलिड यानी कि मृदा के कण। अब अगर इसमें हमको इसका जो है वो वाटर कंटेंट निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, तो जनरली अगर हम देखें तो क्या कर लेते हैं हम कि 20 ग्राम पानी है तो वो कितना परसेंट हो गया, 100 ग्राम सॉइल थी, 100 ग्राम का 20 कितना होता है, 20% होता है, तो इसका आंसर हम लिख देंगे 20%। ठीक है, लेकिन ये चीज़ गलत है, क्योंकि हम जो वाटर कंटेंट देखते हैं, पानी का प्रतिशत देखते हैं, वो पूरे टोटल वेट से नहीं देखते हैं, हम वो देखते हैं सॉइल के सॉलिड्स के वेट के। ठीक है, सॉइल सॉलिड के वेट के कंपैरिजन में हम पानी का वेट देखते हैं, तो इसका जो प्रतिशत निकलेगा, तो फॉर्मूला हमने इसी हिसाब से बनाया है कि वेट ऑफ वाटर कितना है, 20 ग्राम है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, यानी कि खाली हम सॉइल सॉलिड का ही वजन देखेंगे, तो 80 ग्राम ये है, और इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो इंटू 100 हो जाएगा, तो ये लगभग 25% बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि वाटर कंटेंट जब हमको निकालना है तो उसके अंदर जो हम टोटल जो लेंगे वो लेंगे हम सॉइल सॉलिड का वेट, न कि पूरी सॉइल का भार। ठीक है, और इसकी जो लिमिट होती है वाटर कंटेंट की, क्योंकि किसी भी सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट या तो 0 हो सकता है, तो इसकी जो लिमिट होगी वो 0 से लेके इनफाइनाइट तक हो सकती है। ठीक है, ये भी हमको याद रखना है। इसके बाद अगली जो परिभाषा आती है वो आती है डेंसिटी। डेंसिटी को जो हम हिंदी में बोलते हैं वो बोलते हैं घनत्व, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डेंसिटी। ठीक है, जिसको कि हम हिंदी में घनत्व बोलेंगे। डेंसिटी को जो है वो रो से व्यक्त किया जाता है, ये सिंबल होता है इसका, जिसको कि रो बोलते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी का अब सारे सिंपल से फॉर्मूले हैं जिनको कि आपको याद रखना है। तो डेंसिटी की जो परिभाषा होती है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि प्रति इकाई भार। ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर हम भार में कंफ्यूज होते हैं कि भार का मतलब क्या, क्योंकि कई बार हम जो है वो केजी में भी डिनोट करते हैं किसी के वजन को, किसी को किलो न्यूटन में भी कन्वर्ट वजन मानते हैं, तो इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है कि जो घनत्व हम पढ़ेंगे तो घनत्व के अंदर मास आता है, और मास को जो डिनोट किया जाता है वो केजी में नापा जाता है, और वॉल्यूम जो है वो उसको मीटर क्यूब में नापा जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम, और इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, अब ये जो डेंसिटी होती है वो भी कई टाइप की होती है। सबसे पहली अगर डेंसिटी की हम बात करें तो वो होती है बल्क डेंसिटी। ठीक है, बल्क डेंसिटी जो होती है वो यही होती है, नॉर्मल डेंसिटी को ही बल्क डेंसिटी कहा जाता है। तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला बन जाएगा रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद दूसरा डेंसिटी आती है ड्राई डेंसिटी। ड्राई डेंसिटी जो होती है उसको हम व्यक्त करेंगे रो डी से, क्योंकि ये ड्राई है। तो ड्राई डेंसिटी में कौन सी टाइप की सॉइल आएगी, जिसमें कि पानी की मात्रा 0 है। ठीक है, तो सिंपल सा इसका सूत्र बन जाएगा मास ऑफ ड्राई सॉइल, यानी कि शुष्क मृदा का मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद आता है सैचुरेटेड डेंसिटी। तो सैचुरेटेड डेंसिटी क्या होती है
कि देखो हमने यहाँ पर ड्राई डेंसिटी की बात की, तो ड्राई डेंसिटी कौन सी होती है, जिसमें कि पानी जीरो होता है, ठीक है। अब हम यहाँ बात करें सेचुरेटेड डेंसिटी की, मतलब कि ऐसी सॉइल जिसके अंदर 100% वॉइड्स जो हैं वो पानी से भरे हुए हैं, उसके अंदर एयर की मात्रा बिल्कुल ज़ीरो है, तो वो मृदा कहलाती है पूरी सेचुरेटेड यानी कि संतृप्त मृदा, और उसकी जो डेंसिटी कहलाएगी वो कहलाएगी सेचुरेटेड डेंसिटी। तो यहाँ पर इसका हम सूत्र बना देंगे, रो सेचुरेटेड बराबर मास ऑफ सेचुरेटेड सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। फिर इसके बाद जो चौथा आता है वो आता है सबमर्ज्ड डेंसिटी। ठीक है, तो सबमर्ज्ड डेंसिटी क्या होती है कि जब भी कोई सॉइल पानी के अंदर पूरी डूबी हुई है, यानी कि हम इस टाइप की सॉइल देख सकते हैं जो कि तालाबों के अंदर जो निचली जो सॉइल होती है वो कहलाती है सबमर्ज्ड, यानी कि ऐसी सॉइल जो कि पूर्णतया पानी के अंदर डूबी हुई है, तो वो आएगी सबमर्ज्ड डेंसिटी के अंदर। ठीक है, तो उसका सूत्र होता है, उसको हम रो डैश से व्यक्त करते हैं सबमर्ज्ड डेंसिटी को। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, मास ऑफ सबमर्ज्ड सॉइल डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम। ठीक है, ये फॉर्मूले बन गए हमारे सारे डेंसिटी के। और जो सबमर्ज्ड डेंसिटी होती है उसका एक सूत्र और होता है जिसको कि हम निकाल सकते हैं सेचुरेटेड डेंसिटी में से। अगर पानी की डेंसिटी को यानी कि रो वाटर पानी की डेंसिटी को माइनस कर दिया जाए तो भी हमको सबमर्ज्ड डेंसिटी मिल जाएगी। और जो पानी की डेंसिटी होती है, रो वाटर जो होता है, रो ऑफ वाटर, पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ सूत्र कौन से, डेंसिटी से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे यूनिट वेट क्या होता है। तो यहीं पर अगर हम कंपेरेटिव बात करें तो जो डेंसिटी थी उसी के कंपैरिजन में हम बात करेंगे यूनिट वेट की। ठीक है, यूनिट वेट जो होता है उसकी इसको डिनोट करते हैं वो करते हैं गामा से। ठीक है, जैसे डेंसिटी को रो से करते हैं उसी तरीके से यूनिट वेट को गामा से व्यक्त करेंगे। और इसका जो सूत्र बनेगा वो होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर मास आता है, यहाँ पर वेट आता है। वेट को जो है वो किलो न्यूटन में या फिर न्यूटन में व्यक्त करते हैं और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में व्यक्त करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, ये सारे टाइप इधर भी आ जाएंगे। उसमें जहाँ पर मास आ रहा था वहाँ पर हमको वेट लिखना है, खाली ये चेंज करना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे कि अगर बल्क डेंसिटी की बात करें, इसको मैं रो या रो बल्क भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो बल्क डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर मास अपॉन वॉल्यूम की जगह वेट अपॉन वॉल्यूम आ जाएगा, सिंपल सी बात है। उसी तरीके से ड्राई डेंसिटी की बात करें तो ड्राइड, अब इधर जो है वो यहाँ पर बल्क डेंसिटी नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा बल्क यूनिट वेट। ठीक है, दूसरी हम बात करें ड्राई डेंसिटी की तो अब इधर हो जाएगा ड्राई यूनिट वेट। तो ड्राई यूनिट वेट क्या होगा, सॉरी रो नहीं आएगा, या गामा आएगा। तो गामा डी लिख देंगे, जैसे इधर रो डी लिखा था उसी तरीके से इसको गामा डी लिख देंगे। और यहाँ पर मास की जगह आ जाएगा वेट ऑफ ड्राई सॉइल अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात करें तो यहाँ पर सेचुरेटेड डेंसिटी है, तो अब हमारा आ जाएगा सेचुरेटेड यूनिट वेट। तो सेचुरेटेड यूनिट वेट को लिख देंगे गामा सेचुरेटेड इक्वल टू वेट ऑफ सेचुरेटेड सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, फिर आता है सबमर्ज्ड डेंसिटी, तो इधर आ जाएगा सबमर्ज्ड यूनिट वेट। तो सबमर्ज्ड यूनिट वेट को हम लिख देंगे गामा डैश इक्वल टू वेट ऑफ सबमर्ज्ड सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और फिर इसको जो है वो एक और फॉर्मूला इसका बना देंगे गामा डैश इक्वल टू गामा सेचुरेटेड माइनस गामा वाटर। ठीक है, पानी का यूनिट वेट, और जो पानी का यूनिट वेट होता है गामा वाटर वो होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये होता है गामा डब्ल्यू की वैल्यू। तो ये थे हमारे 4 इधर के फॉर्मूले और 4 उधर के फॉर्मूले, जिसमें कि हमने डेंसिटी को और यूनिट वेट को कंपेरेटिवली समझा।
तो यहाँ पर डेंसिटी और यूनिट वेट के बीच में अगर हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, रो से, ठीक है, और यूनिट वेट को जो डिनोट करते हैं वो करते हैं गामा से। तो दोनों के बीच में अगर कन्वर्जन करना हो या फिर रिलेशनशिप बतानी हो तो वो हम क्या लिखते हैं, गामा जो होता है यूनिट वेट वो होता है 9.81 इंटू रो। ये होती है दोनों के बीच में रिलेशनशिप। इसके बाद हमारी अगली डेफिनेशन आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम एस से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की क्या डेफिनेशन होती है, तो दो टाइप की इसकी डेफिनेशन, दो टाइप से इसको लिखा जा सकता है। पहली डेफिनेशन होती है रेशियो ऑफ वेट ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड टू द वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं कि दो चीज़ लेते हैं हम। एक हम प्रॉपर कोई वॉल्यूम लेते हैं सॉइल का, मतलब कि एक प्रॉपर सॉइल सैंपल है जिसका कि वॉल्यूम फिक्स है, वो हमने ले लिया, ये हमारा सॉइल का सैंपल है। तो इस सॉइल सैंपल का जो वेट होगा, ठीक है, वो निकाल लेंगे हम। फिर इसके बाद इतने ही वॉल्यूम के बराबर का डिस्टिल्ड वाटर लेंगे हम और उसका भी वजन निकाल लेंगे। ये डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है, सेम वॉल्यूम होना चाहिए। तो इस सॉइल का जितना वॉल्यूम है उसका वजन ले लेंगे, उसी वॉल्यूम के बराबर का पानी लेंगे हम और उसका भी वजन ले लेंगे, और उन फिर दोनों का रेशियो जो आएगा वो कहलाएगा हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसकी हम फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, वेट ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर ऑफ इक्वल वॉल्यूम, ठीक है। समान आयतन के बराबर का डिस्टिल्ड वाटर लेना है और फिर उसका वजन निकालना है, वो कहलाएगी स्पेसिफिक ग्रेविटी। और हम यहाँ डिस्टिल्ड वाटर क्यों लेते हैं, क्योंकि पानी अगर हम और नॉर्मल पानी ले लेंगे तो नॉर्मल पानी की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकती है। उस वजह से हम प्रैक्टिकल जो है लेबोरेटरीज़ में डिस्टिल्ड वाटर का उपयोग करते हैं, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ सभी जगहों पर सेम रहती है। उसके बाद इसकी एक डेफिनेशन और बनती है, वो क्या बनती है, रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड टू दैट ऑफ वाटर। मतलब कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का एक फॉर्मूला और बनता है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, S इक्वल टू यूनिट वेट को हम किससे डिनोट करते हैं, गामा से। तो गामा S अपॉन गामा W, ये बन गया हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी का एक और फॉर्मूला। और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी को निकालने के लिए हम प्रैक्टिकल करते हैं उसके लिए सारी स्टैंडर्ड कंडीशंस होती है, जैसे कि हमको डिस्टिल्ड वाटर यूज़ में लेना चाहिए और साथ ही साथ जो टेम्परेचर होना चाहिए रूम का वो भी 27 डिग्री सेंटीग्रेड ही होना चाहिए, नहीं तो जो टेस्ट रिज़ल्ट आएगा, जो डेटा आएगा वो अलग होगा। इसके बाद आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी का ही एक टाइप होता है एब्सोल्यूट और ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो ये क्या होता है कि हम यहाँ पर जो बात कर रहे थे सॉइल सॉलिड की, मतलब कि सॉइल का वॉल्यूम लेना है, तो अगर वो जो सॉइल का हमारा सैंपल है, सॉइल का जो वॉल्यूम है, उसका वजन लेते वक्त उसके अंदर से जितने भी वॉइड्स है, चाहे वो एयर वॉइड्स हो चाहे वाटर वॉइड्स हो, अगर हम उसमें से माइनस कर दें तो तब जो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकलेगी वो कहलाएगी इस एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो सॉइल का वॉल्यूम था उसमें से जितने भी वॉइड्स है वो सारे निकाल देंगे, मतलब कि एक तरीके से सॉइल को कॉम्पैक्ट कर देंगे जिसमें से कि एयर वॉइड्स और वाटर वॉइड्स निकल जाएंगे। तो ये इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जब भी किसी भी सॉइल सैंपल के अंदर से स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते टाइम उसके वॉल्यूम के अंदर से वॉइड्स को सारा माइनस कर दिया जाए तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकलेगी वो निकलेगी हमारी एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी।